अध्यात्म जगत में समुद्रों की लंबी श्रृंखला और परंपरा में ओशो पहले संबुद्ध हुए जिनने हास्य को, विनोदप्रियता को, सेंस ऑफ ह्यूमर अपने काम का आधार बनाया। विनोदी कई संत हुए, लेकिन ओशो ने जिस तरीके से हास्य का पूरे जीवन, अपने पूरे कार्य में एक अंडरकरेंट की तरह उपयोग किया, वो पहली बार एक प्रयोग। ओशो ने हमें हंसना सिखाया, हास्य सिखाया, सेंस ऑफ ह्यूमर सिखाया। और ये बड़ी बात है, ये सचमुच में बुद्धिमत्ता की बात है। सिर्फ जीनियस का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, मूर्खों का नहीं, गंवारों का नहीं, जड़ बुद्धि का नहीं। इसीलिए ओशो के आसपास भी जो ये गंवार इकट्ठे हो गए, जड़ इकट्ठे हो गए, वो ओशो की मजाक को भी नहीं समझ पाए। आसान नहीं था। अब उदाहरण के लिए एक बार ओशो ने कुछ लोगों की सूची दे दी, किसी को तो संबुद्ध बना दिया, किसी को बोधिसत्व बना दिया, और किसी को ये बना दिया, किसी को वो बना दिया। उस वक्त ओशो अमेरिका में थे, मैं पूना में था, तो नई नई लिस्ट आती थी, नई नई के बोरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नाम सुनते रहते थे। और कभी कभी कि हमारा नंबर भी लग जाएगा। मजाक की थी, हमारी तो उम्र छोटी थी। उस बात को मैत्रेय जी के संदर्भ में ओशो प्रवचन में बोलते हैं कि इस मजाक को मैत्रेय जी समझ पाए। जब मैत्रेय जी को किसी ने जाके कहा कि ओशो ने आपको बुद्ध बना दिया, तो ओशो का नॉटी ओशो भगवान के। लेकिन वो बात आई गई होगी, जग जाहिर हो गया कि वो मजाक थी ओशो। आज देखो, जड़ बुद्धियों ने, गंवारों ने, शोषकों ने उस मजाक का आज तक भी दुरुपयोग किया है, कर रहे हैं। कोई अपने को फलाचंद जी कह रहा है, कोई अपने को घंटाचंद जी का है। मैं तो जो कभी उनके नाम के आगे सोसाइटी में इधर उधर सुनता हूँ, कहा है कि अब तक इस पूछ को पकड़ी है क्या, लेकिन ऐसे ही लोग हैं। तो निश्चित रूप से एक सहजता हो, सरलता हो, हास्य हो। और जिस तरीके से ओशो ने हास्य का उपयोग आत्म रूपांतरण के लिए किया, जगाने के लिए किया, होश के लिए किया, वो आने वाले युगों में बहुत ज्यादा मूल्यवान बात की तरह उभर के आएगा। क्योंकि जब हम अचानक हंसते हैं तो कुछ पलों के लिए हमारा अहंकार गिर जाता है, मन की पकड़ गिर जाती है, जो आते हैं उनकी पकड़ गिर जाती है, एक जो बेहोशी की जड़ता है वो गिर जाती है। और तब ओशो अपनी बात को कह देते। मेरे अपने भी अनुभव हैं ऐसे, और अनेक लाखों लोगों के अनुभव। अभी एक परसों के दिन मुझे ख्याल है कि चलो अप्रैल फूल बनाया जाए, तो मैंने एक वीडियो बना दिया कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अगर उस छोटे से वीडियो को देखो तो स्पष्ट ही पता चलता है कि वो एक मजाक है, वो अप्रैल फूल है। लेकिन सबके अपने अपने, मुझे पता था कि इसको कोई कैसे लेगा, कोई कैसे लेगा। शाम होते मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिला कीर्ति स्वामी का। उनको बोला, भाई तुम्हारा वीडियो अच्छा लगा, अप्रैल फूल बढ़िया बनाया, और बोले जो प्लेफुलनेस है ये बहुत ज्यादा मूल्यवान है। और बोले ना, ऐसी वीडियो बनाना चाहिए, जो तुम टॉक्सिक वीडियो बना देते हो वो नहीं बनना चाहिए। अब मुझे मेरा कोई वीडियो टॉक्सिक नहीं लगता, मुझे मेरा कुछ भी लिखा टॉक्सिक नहीं लगता। लिखने और बोलने और मेरी अभिव्यक्ति के मामले में मैं पूरा अपनी निष्ठा का सम्मान करता हूँ। जो मुझे ठीक लगता है वो मैं लिखता हूँ, जो ठीक लगता है वो मैं बोलता हूँ। अब इन नकलचियों को, इन शोषकों को, इन फूहड़ गंवार दिखावटियों के खिलाफ न बोलूं तो क्या कहूं।
अरे हद दर्जे की बूढ़ता चल रही है यार। ये इधर से उधर जनानियों को बैठ बैठ के धक्के दे रहे हैं। अब ये टॉक्सिक है क्या बोलना? ओशो जैसे कपड़े रो पहन के कितना भद्दा लगता है वो आदमी यार। आंखों को चुपती उसकी बदसूरती। ना बोलो। और इसी तरीके की पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है। तो मैं तो बोलता हूँ वो टॉक्सिक है तो टॉक्सिक है। फिर कई चीजें हैं जो मैं सहमत नहीं हो पाता हूँ। ठीक है, मेरी बात है, मेरा मत है, मुझे ऐसा लगता है। ओशो के काम को ओशो के बॉडी में रहते मैंने अर्थ आधारित कभी नहीं देखा। ओशो का काम ओशो के बॉडी में रहते हमेशा ना भाव आधारित रहा। अगर तुम्हारी चाह है, प्यास है, तो ओशो तक हर हालत में पहुंचोगे। पैसा है या नहीं है ये दो अंदाजे की बात है। अगर पैसा आज जैसा अनिवार्य होता तो मैं तो कभी भी ओशो के द्वार में तो आश्रम के भी द्वार के अंदर नहीं जा सकता था। कैसे जाता? ये तो चूंकि वहां पर ऐसी सुविधाएं थी कि हमें ओशो तक और ओशो के सामने बैठ कर सुनने तक वो अवसर मिल जाते थे। अब आज को मान लो कि ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मन में तो आती है कई बार उस जगह की यादें, कई बार ये सपने भी आते रहते हैं। कई बार जब वहां के चित्र देखता हूं तो कुछ देर के लिए तो मन, पर क्या करूं। इवन में जब पूना में रहता था तब भी नहीं जा पाता था। 1,000 रुपए अंदर जाने के कहां से लेके आओ यार। और मैं इसीलिए कहता हूं ये जो ऐसे निर्णय लेते बाहर निकल के 1,000 रुपए कमा के अंदर जाके आए तो उनको पता चले कि कितना मुश्किल है एक आम भारतीय के लिए 1,000 रुपया कमाना। लेकिन और मेरा विरोध इस बात का है, निश्चित रूप से मुझे कई बार मित्र लोग अन्य जगहों के महंगे होने के या उनके फीसों के और बारे में बताते। मैंने कहा भैया उनके अपने व्यक्तिगत बनाए हुई जगह है, वो चाहे जैसे चलाए, वो चाहे जो करे, वो चाहे जितने फीस रखे। लेकिन पूना किसी की व्यक्तिगत बपोती नहीं है। वो तो लाखों करोड़ों लोगों के सहयोग से निर्मित जगह। उस पर कुछ लोग अपना अधिकार करके बैठ जाए, मैं इस तानाशाही वृत्ति का विरोध तो करूंगा ही करूंगा। उसमें पूरा तरीके का भाई भतीजावाद है। उनके अपने वालों को तो सब तरीके की सुविधाएं आसानी से मिल रही है। वो साल में 1 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए, उनको तो शानदार कमरे तैयार, गेट पर उनके तालियां चाबियां पड़ी हुई मिलती है। एक व्यक्ति वहां रहता है और पूरे साल वो थेरेपी के लिए घूमता रहता है दुनिया में और पैसे लूटता रहता है। और वहां पे भी आता है तो वो सिर्फ ग्राहक पैदा करने के लिए आता है। एक ही काम होता है कि जैसे विदेशी तरह झपट्टा मारना कि भाई मेरे कोई थेरेपी ग्रुप रखवा लो, वो सब अलाउड है। लेकिन एक आदमी मेहनत से, ईमानदारी से, प्रेम से, समर्पण से और ओशो के बनाए हुए नियमों के तहत रहना चाहता है ना भाई 1,000 रुपया जेब में हो तो अंदर आ जाए, वरना अपने घर बैठे रहो। तो मुझे तो मैं बोलूंगा इन सब चीजों के ऊपर यार, वो टॉक्सिक है तो टॉक्सिक है। और ये मेरी व्यक्तिगत टॉक्सिक, ये तो नहीं स्वीकार किया जा सकता यार कि कुछ लोग भाई बैठे बैठे जब चीजों को देखेंगे तो ख्याल तो आएगा यार। और मैंने कई चीजें देखी है। और ऐसा भी नहीं कि कोई ठीक है वन से मोबाइल समझ सकते हैं यार कि चलो ठीक है यार सब चीजें होती है, लेकिन यह वन से मोबाइल नहीं है। स्पष्ट भेद है साहब लोगों का और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों का, और बाकी की मरो की जियो। तुम तरसते उस जगह को आने के लिए तो तुम्हारी पीड़ा यार। पैसे कमाओ, आओ, नहीं है पैसे तो घर बैठे रहो, रोते रहो अपने नाम से। और फिर वहां के ये राजनेता कर देना कि ट्रिपल वो कौन सी अर्थव्यवस्था और वैसी अवस्था जो करोड़ों लोगों को गरीबी में देखता हूं तो ऐसा ही कभी कभी जब मैं सुनता हूं कि आधुनिक नई क्वांटम लीप ले ली है, डिजिटलाइज हो गया है, ये हो गया है, वो कहते यार कभी तो थोड़े से व्यावहारिक बनो और इंसान बनो यार। कभी तो इंसान बनो और कभी तो सोचो कि क्या भारत में जो लाखों लोग हैं उनकी इतनी आर्थिक क्षमता है कि वो अफोर्ड कर सकें। कुछ तो दया लाओ यार,
कुछ तो करुणा लाओ, कुछ तो व्यावहारिक और इंसान बनो। तो यस, इन चीजों पे तो मैं बोलूंगा, इन पे कोई कहे कि ना बोलूं तो वो तो, और अब ये टॉक्सिक है तो टॉक्सिक है। न तो मैं इन शोषकों को, नकलचियों को समझ आता मेरे, और न मुझे ये सब चीजें होते देखता हूं तो मुझे अजीब तो लगता है, अजीब तो लगता है, और मैं बोलना तो पसंद करता हूँ। और फिर ठीक है, यूं व्यक्तिगत रूप से तो मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, इतना तो मैं हूं भी नहीं, काहे की दुश्मनी भाई। और इसी कारण से मैं यूं तो मस्त रहता हूँ, करता रहता हूँ, खाता पीता रहता हूँ कुछ का कुछ। लेकिन हाँ, इसलिए भी बोलता हूँ कि चलो ठीक है यार, हमने तो जिंदगी एक जी ली, और अब जिंदगी का आखिरी किनारा है, कुछ साल निकले कि नहीं निकले, देह जैसी बीमारियां जैसी है, बहुत लंबा समय तो मेरे पास नहीं लगता। लेकिन यस, क्या मेरे साथ ये दुनिया खत्म हो जाएगी? हमारे जैसे अभी तो बहुत लोगों को आना है, लंबी श्रृंखला है, लाखों है, करोड़ों है। क्या उनके बारे में कभी कोई व्यावहारिक हो पाएगा, सोच पाएगा? गलत निर्णय, गलत नीतियां और गलत चीजों की वजह से ओशो की इतनी खूबसूरत, सहज, सरल, सुंदर, समृद्ध बनाई हुई जगह को ऐसी स्थिति में लाके रख दिया। तो क्या वहां से कोई सुधार किया जा सकता है? क्या कोई सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है? क्या किसी के दिमाग में विचार भी आ रहा है कि बस अपने अहंकार के टीले पे बैठे हुए भाषण देने में लगे हुए हैं? मेरा इसीलिए बार बार कहना है कि ये जो इस तरीके के निर्णय लेते हैं, एक बार भारत के हालातों में बाहर आए, 6 महीने जी के देखें, मेहनत करके पैसा कमाए, देखिए कि पैसा कमाना कितना मुश्किल। देखें कि आज इस देश का माहौल, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, खाने पीने की चीजों में जहरीली मिलावट हो, क्या नहीं, कितना मुश्किल होता है जीना। और ऐसे सब में से पैसे बचा के वहां आओ, ये अनहोनी की मांग है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि एक व्यक्ति एक बार करके बता दे, मैं उसके चरण छू लूंगा, उसकी तस्वीर अपने घर में लगा लूंगा, और फिर मैं कभी इस बारे में नहीं बोलूंगा। क्योंकि जो लोग निर्णय लेते, मैं जानता हूं कि उनने जिंदगी में कभी एक पैसा नहीं कमाया, एक पैसा नहीं कमाया। पूरी जिंदगियां उनने ओशो की कमाई पे जिया है, और आज भी जिए। खुद कभी कमा के देखो भाई, तो पता चलेगा कि आज 100 रुपए भी कमाना कितना मुश्किल है। जब मैं सुबह उठ के जाता हूँ बसों में, 100 200 लोग भरे होकर, हड्डियां टूटती, और घंटों घंटों बसों में बैठा रहता हूँ, घंटों में बस स्टैंड पे बैठा रहता हूँ, घंटों गलियों में इधर से उधर आता जाता है, क्योंकि जगह ढूंढना कितना मुश्किल होता है। तब जाके 100 रुपए कमा के जेब में रख के लाता हूँ, उससे मेरा खाना पीना और भूली का छोटा मोटा और हमारी बीमारियों की दवाइयां। अब मैं कैसे सोचूं कि कभी कभी तो व्यावहारिक बनो रे, कभी तो व्यावहारिक बनो। लेकिन ऐसे ही है, जानता हूं मैं उनको व्यक्तिगत रूप से, कर्ण बराबर भी दया, करुणा और संवेदनशीलता उन लोगों में नहीं, अगर होती तो ये सब स्थितियां नहीं होती, ये जानता हूं मैं अच्छे से जानता हूं। उनसे मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं है कि वो कभी बदलेंगे उनसे कभी। हाँ, कभी कभी ओशो को देखता हूँ, देखो ओशो की कैसी, पर मैं ओशो से तो इन दुष्टों की तुलना की भी कर भी नहीं सकता, करूंगा भी नहीं। कहाँ ओशो और कहाँ ये तो यस, मैं बोलता तो रहता हूँ, और टॉक्सिक तो है ये सब बातें। और मेरे को तो हंसी मजाक में भी खूब मजा आता है। हमारा तो पूरा परिवार हंसोड़ों का परिवार रहा है, कॉमेडियंस का परिवार रहा है, और मैं दिन भर हंसता हूँ। जब बसों में इधर उधर धक्के खाता हूँ, करता हूँ, तब भी जो लोग बैठे होते सबको हंसाता, तो खूब भी हंसता हूँ, लोगों को भी हंसाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ विषयों को रेखांकित तो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, मेरा जीवन तो अब गया, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। लेकिन कभी तो मुझे भी पीड़ा होती है यार, कि क्या मेरे साथ जीवन खत्म हो जाता है क्या? हमारे जैसे लाखों युवक हैं जो अभी भी वहां जाना चाहेंगे, या उस जगह को, उस जगह की उनको जरूरत पड़ेगी।
और ये कुछ लोग, 3-4 लोग, 5 लोग कैसे इतनी बड़ी ओशो की साम्राज्य पे अधिकार करके बैठ सकते? किसने दिया इनको अधिकार? ओशो ने दिया है क्या? बस कि अपनी टिकटों में से, रचालों से और अपनी ये जो करते हैं राजनेता कि किसी को ऐसा पैसा दिया, किसी को 18 लाख की घड़ी दे दी, ये वो सब कुछ, और अपनी मनमानी करते, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो अब ठीक है, नहीं होना चाहिए, कौन सुन रहा मेरी लेकिन टॉक्सिक मेरी तरफ से नहीं भाई, मुझे तो बहुत बहुत मजा आता है मेरी इस आवाज को उठाने में। यही मैं जीवन भर करता रहा और करता रहूं। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाए। एक बार मेरा थोड़ा चल सके, जिसमें सिर्फ थोड़ी कमाई शुरू हो जाएगी। और ये टॉक्सिक वीडियो तो थोड़े चल भी जाते हैं, वो मजाक के वीडियो को 50 लोग भी नहीं देखते। क्या करो यार, मेरे को भी मेरी दुकान चलानी पड़ेगी ना। तो भाई ऐसा ही है। खैर, मेरा वो कोई बुद्धत कोई उपलब्ध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक अप्रैल फूल था मेरा, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल फूल।